अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल अरहम स्टोरीज पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुने। मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं खुश भी था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। कहा था कि ऐसी खानदानी औरत तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये खानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं कमरे में दाखिल किया हुआ उसने घूंघट से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबरा कर जाके उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो मजीद रोने लगी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने उसे आप कहकर पुकारा तो वो और ज्यादा रोने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। जल्दी करें, दाई को बुलाएं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। पर जितना उसने शोर मचाया था और जितना वो चिल्ला रही थी, उसे देखकर मैं फौरन वहां से बाहर भागा। उस वक्त मुझे ये भी ज़हन में न रहा कि ये औरत मेरी बीवी है। आज हमारी शादी की पहली रात है। लेकिन मैं उस वक्त उसका दर्द, चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका, सो मैं फौरन बाहर आया। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर आता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थी, जो देखने में काफी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द उसे देख ना सके। फिर उसे स्ट्रेचर पर उठाकर वहां से बाहर ले गई। मैं तो देखता ही रह गया, ये हो क्या रहा है। जहां तक मुझे पता था, मेरी बीवी एक शरीफ और खानदानी औरत थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। मैं अपनी बीवी और उन लड़कियों के पीछे पीछे गया। फिर उन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी, जिसमें फौरन मेरी बीवी को लिटाया गया। इससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट होकर सड़क पर दौड़ रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, जो हक्का बक्का खड़ी थी। शादी में आई औरतें बातें करने लगी कि ये क्या बात हुई, ये दुल्हन शादी की पहली ही रात अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बना खड़ा था। किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता? ये क्या सान्या हो गया है मेरे साथ। मैं एक खानदानी और शरीफ मर्द था। मुझे अपनी बीवी की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने इन औरतों के सामने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे खानदान से ब्याह कर आई थी। ऐसे में उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में गया। गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा मैं अपने माँ बाप को ये बात बताऊं, पर इससे ज्यादा कसूरवार तो लड़की के वालिदैन थे, जिन्होंने ये एक हामला औरत के साथ मुझे ब्याह दिया। क्या मेरे माँ बाप को अभी इनकी ये बात नजर नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपनी बीवी के घर वालों को फोन किया। उसके अब्बा ने कॉल उठाई तो मैंने इंतजार करने के बजाय धीरे अंदाज में यह बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी को दाइयां अस्पताल लेकर गई हैं और मैं यहाँ पर बैठा अपनी बेइज्जती पर मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी, कम से कम आप मुझे बता तो देते। वो कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी बीवी आई और कहने लगी कि यह ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनके तो जैसी आवाज कांपने लगी थी। उन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरी बीवी किसी और के साथ उम्मीद से थी और मुझे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर इसी वक्त तलाक दे दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा, तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कहा, अम्मी, मेरी बीवी ने शादी की रात किसी और का बच्चा जन्म लिया और मैं परेशान भी ना हूं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात मानना होगी। ठीक है अम्मी, मैं सारी जिंदगी आप ही की मानता आया हूँ। अब भी मानूं, मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी में कभी किसी ने ना सोचा और ना मेरा ख्याल किया। अम्मी कहने लगी, अरे लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, लाइबा के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं। तुम्हें भी उनसे बात करना होगी। वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। अम्मी,
मैं इन लोगों से क्या बात करूं? अब वो रवायती माँ बाप की तरह मेरे पाँव पकड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, इसकी खता को माफ कर दो, वो हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप बताएं, शोहर होने के नाते मेरा क्या हक बनता है? और वो किसका बच्चा पैदा कर रही है? होश में आओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वो ही करो। क्या चाहते हैं अब्बा? मैंने अम्मी से पूछा। तुम्हारे अब्बा ये चाहते हैं कि तुम इस लड़की के पास अस्पताल में और वहां जाकर सबसे पहले तुम अपनी बीवी का हाल चाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उससे उठाकर गले लगाओ, उससे चूमो और उसे अपनाओ सबके सामने। अम्मी, आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं जाकर किसी और इंसान के, किसी और शख्स के बच्चे को गले लगाऊं, उसे अपनाऊं? ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, बेटा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हें हमारी कसम है। लाइबा के अम्मा अब्बा दोनों ही आ गए हैं और अब तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम ये कर लोगे बेटा, घर आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी बात पर भी हमें कोई एतराज नहीं होगा। उसके बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमिन ना हुआ तो भले घर आकर तलाक दे देना, लेकिन फिलहाल तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। मुझे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। उन्होंने ये बात कह दिया था कि अगर मैं मुतमिन नहीं हुआ तो बीवी को तलाक दे सकता हूँ। सो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। यूं मैं घर से निकला और आधे घंटे से पहले अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा तो वार्ड में जहां मेरी बीवी का दाखिला था, वहां तो कोई मेरी बीवी के नाम की औरत थी ही नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा। कहने लगे कि आपकी बीवी एक प्राइवेट रूम में है। मैं उस प्राइवेट रूम तक जा पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह करेगा ये सच ना हो, बल्कि झूठ हो। अल्लाह ने कितने अरसे के बाद शादी की खुशी दिखाई और अब ये सब हो गया। आंखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में चार पांच और लड़कियां भी थीं और साथ में एक लड़का भी वहां खड़ा था। लड़का कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल और सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते ही पूछा। मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरी बीवी के पहलू में पड़ा बच्चा देखकर मेरा खून खौल उठा। पर अम्मा अब्बा ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना। आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी बीवी है तो बच्चा भी मेरा हुआ। मैंने कहा तो आदमी शातिराना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, ये कैसे हो गया? इतना प्यारा एक ही रात में। मेरी बीवी लाइबा ने जरूर आप पर कुछ जादू किया होगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस सूरत हाल से कैसे निपटूं? सोचने लगा कि अम्मा अब्बा को फोन करके सारी सूरत हाल बता देता हूँ कि मोहतरमा का आशिक अपना बच्चा लेने के लिए भी आ गया है। लेकिन फिर मुझे अम्मा की कस्में याद आ गई। मैं वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाइए। मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जैसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग फीका पड़ गया। एक लम्हे के लिए वो जैसे इस दुनिया में रहा ही ना हो। फिर गुस्से में बाहर चला गया। वो पाँव पटक रहा था। मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने इस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा था, जहां पर एक आया खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये बच्चा अपने पास ही रखो। मेरी बीवी फिलहाल इसे संभाल नहीं सकती। कल परसों आकर देखेंगे इस बच्चे का क्या करना है। वो जी बेहतर कहकर सर हिलाती वहां से निकल गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक नसीब का खेल है, वरना इतनी खानदानी लड़की ने इतनी नीच हरकत ये कैसे हो सकता था। जब हम लोग घर पहुंचे तो अम्मा अब्बा मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी बीवी ठीक ठाक चल रही थी। उसके किसी भी अंदाज से ऐसा नहीं लगता था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था। आ गई मेरी बहू। अम्मा ने आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा। वो भी झुक कर अम्मा को सलाम करने लगी। उसने अब्बा को भी सलाम कहा था। मैंने देखा मेरी बीवी बिल्कुल कंवारी लड़कियों जैसी मालूम हो रही थी। हम लोग घर के अंदर आए। मेरी बीवी को अम्मा ने बहुत अच्छे से अपने पास बिठाया। मुझे अम्मा अब्बा से इस वक्त बहुत ही नफरत हो रही थी कि शायद अम्मा अब्बा अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ बिलावजह का अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कि उनको करना भी नहीं चाहिए।
मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब इस गलती की इसको सजा तो मिलनी चाहिए थी। पर अम्मा तो उसे ऐसे बिठा रही थी जैसे वो बहुत पाक और परहेजगार लड़की हो, हमारे खानदानी से खानदानी बहू हो। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि अम्मा अब्बा को मेरी बीवी के साथ आज जहेज से भी मतलब है। वो ये चाहते हैं कि ये जहेज वो अपनी बेटी को देकर रुखसत कर दें और फिर जिंदगी आसान हो जाए। मेरी खुशी और मेरी जिंदगी का सवाल है, वो उनको नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक और औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था। मेरी बीवी ने बताया कि ये मेरी बहन और बहनोई हैं। उन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बीवी को चूमा और प्यार करने लगी और बोली, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। तुमने मेरा घर बचा लिया। अगर ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं तलाक लेकर घर आ जाती। उसने शिकवा के ना नजर से अपने शोहर की तरफ भी देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये बिला वजह की बातें ना किया करो। तुम वो नाराज होकर बोला था, पर वो अभी खुश लग रहा था। अब ये बेटा हमारा हुआ, हमारा खून है ये हम इससे पालेंगे और अब तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी बीवी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी बीवी ने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया जैसे कि उसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे यखनी ला कर दे दे, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये बात सुनकर अम्मा फौरन खड़ी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बीवी को, अपनी बहू को अभी जाकर गरम गरम यखनी लाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है। अम्मा ये कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खोलने लगा। ये अम्मा को हो क्या गया है, पैसे के पीछे बिल्कुल पागल हो गई हैं, खानदानी रिवाज भी भूल गई हैं। मैं भी अम्मा के पीछे पीछे किचन में आ गया। मैंने कहा, अम्मा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही हैं, और खून और औलाद, ये क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि जब मैं आऊंगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगी। हाँ हाँ बेटा, बताऊंगी। मैं कौन सा भाग रही हूँ, तुम थोड़ा सब्र करो। उन लोगों को तो जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमिन ना हुआ तो उनके पीछे पीछे अपने बीवी को भी भेज देना। अच्छा ठीक है। मैं अपने दांत पीस कर रह गया था। 1-2 घंटे की मजीद बात थी, फिर बीवी का फैसला भी हो जाना था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बाहर आया तो सब लोग मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नजर से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कारनामा कर दिया। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं जिंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ जिसकी वजह से इतना बड़ा अजाब मेरे सर पर पड़ गया। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। फिर वो लोग तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहां से निकल गए। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया जब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इस किस्से को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर दूंगा। फिर अम्मा ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया, उसने मेरा दिल छलनी कर दिया। बेटा, हमारी बात गौर से सुनो, अम्मा ने मुझे अपने सामने बिठाते हुए कहा। उनकी बहू यानी मेरी बीवी लाइबा भी हमारे सामने ही बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। अम्मा, मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ दह अमल से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से, उसकी सेहत से, कहीं से भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी और उसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा किया है। नहीं अम्मा, मुझे तो लगता तो नहीं है। उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैं गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा, बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वो बच्चा इसका नहीं था। जो तुम्हारी बीवी ने बच्चा पैदा किया वो उसका नहीं था। अम्मा ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था। अम्मा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप कहेंगी ये पाकबाज है तो मैं मान लूंगा। मैंने तंजिया अंदाज में कहा था, बेटा, अभी तुम इस औरत से तो मिले थे ना जो तुमने यहाँ पर देखी थी। चलो लाइबा, तुम अपनी जबानी ही इससे सुना दो कि क्या बात थी, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। ये एक बहुत गर्म मिजाज का बेटा है मेरा। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा तो लाइबा शुरू हुई। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शोहर ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बड़ा ज़र्फ दिखाया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बड़ी बहन से ज्यादा अजीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अम्मा भी अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। कहते हैं
کہ بڑی بہن ماں کے جیسے ہوتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے بہت محبت کی تھی اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں یوں روئی جیسے میری اپنی رخصتی ہو۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ باجی کے جانے کا غم 6 مہینے تک مجھے لگا رہا۔ میرا تو ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں باجی کو سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشیاں اب بدل گئی ہیں، اب وہ ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ تبھی میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پر ان 2 سالوں میں اللہ نے باجی کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ایک دن وہ 2 سال بعد وہ گھر آئی تو ان کا چہرہ جڑا لگ رہا تھا، جیسے زندگی نے انہیں بہت بڑا سبق سکھا دیا ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ساس اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے باجی کو بٹھایا، تسلی دی۔ میں نے کہا ہم اس سارے مسئلے کا حل نکال لیں گے، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ باجی کو یقین نہیں آ رہا تھا اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے بھی بات کروں گی۔ لیکن باجی کے شوہر نے عجیب شرط رکھ دی، کہنے لگے کہ ہم بچہ کسی سے گود نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ ہو جو تمہارا ہی خون ہو تو پھر میں سوچ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا بچہ غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا۔ پہلے باجی نے اپنی دیورانی جٹھانی کی طرف دیکھا، پر وہ تو ہوتی ہی ناگن جیسی فطرت کی ہیں، انہیں کیا کہا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا بچہ تمہیں نہیں دیں گے۔ تبھی باجی نے کہا کہ اب ہم کیا کروں؟ مجھ سے میری بہن اس معاملے میں کسی قسم کی مدد ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے میں اس وقت کم عمر تھی اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں جسے میری بہن کو اولاد مل سکتی۔ تبھی میں نے اپنے ابا پر زور دینا شروع کیا کہ اب میری منگنی یا نکاح کر دیں۔ ابا میری بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے آپ لوگوں کا رشتہ ڈھونڈا، آپ لوگ اچھے شریف اور خاندانی لگے تو ابا نے رشتہ جوڑ دیا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں امید سے ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل جل چکے ہیں۔ میرے بہنوئی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا اور میری بہنوں کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا یہ بچہ میں انہیں دوں گی، لیکن اصل میں کہاں سے امید سے تھی، آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے توبہ مشکل سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا، پر کیونکہ میرا بہنوئی کسی اور کی اولاد کو پالنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ پھر میں نے اسپتال میں جا کر اتنا بڑا ناٹک کیا۔ یہ بات میرے بہنوئی اور بہن کو ابھی پتا چلی کہ میں شادی کی رات اسپتال گئی ہوں، جبکہ شادی میں آئے سب ہی مہمانوں نے بھی اسی بات پر زور دیا۔ جب یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تو بہنوئی کو بھی یقین آ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں امید سے تھی۔ بس پھر کیا تھا، میری بہن بہنوئی فوراً وہاں پہنچے، انہوں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر وہ اسے لے کر چلے گئے۔ میرے ابا کو ابھی میری اس بات پر بہت بڑا دھچکا لگا تھا، انہیں شاید دل کا دورہ پڑ جاتا۔ خدا کا شکر کہ آپ کی امی نے ابا نے عین وقت اس مسئلے کو حل کر لیا، ورنہ تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ میں کہاں جاتی اور کیا کرتی؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھی، میں نے سنا تھا کہ آپ بالکل بھی غصے والے نہیں ہیں، لیکن جب آپ کا رویہ دیکھا پھر میں سوچنے لگی کہ کیا پتا آپ بھی باقی مردوں جیسے ہوں اور پھر آپ مجھے طلاق دے دیں، یا اس معاملے کے بعد مجھ پر یقین نہ کریں۔ پر یقین آزمانے کے لیے میں نے اسپتال میں یہ ایک لڑکے کو بلایا، اپنے کمرے میں اسے کھڑا کیا، اسے یہی کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، تاکہ میں آپ کے صبر کا امتحان ایک بار ہی لے لوں، مجھے پتا چل جائے کہ آپ مجھے اس کے بعد سچ بتانے پر قبول کریں گے یا نہیں، یا ساری زندگی مجھے تانے دیتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے چھوٹا سا امتحان آپ کا بھی لیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی خود پر اتنا بڑا الزام لینے کی۔ اب اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اسپتال میں موجود اس لڑکے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا کہ اسپتال میں جا کر میں نے اس لڑکے کی تفتیش کروائی، پتا چلا کہ وہ تو وہیں پر ہوتا ہے، کبھی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں رہا، وہ ایسی حرکتوں سے ملوث ہے۔ تو مجھے اپنی بیوی پر یقین آ گیا۔ اس کے بعد میں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ اب ماشاءاللہ ہمارے ایک
औलाद हो चुकी है। मुझे अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरी बीवी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर उजड़ने से बच गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।